अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। ये हवेली से मुल्हिका एक हवादार कमरा था जिसमें नीम और दरेक के पेड़ थे। एक पेड़ के नीचे मेरी पसंदीदा घोड़ी बंधी हुई नजर आई। रौनक की कोशिशों से वो पूरी तरह सेहतमंद हो चुकी थी। दूसरे रोज़ इत्तफाकन मुलाजमा ताजो से मुलाकात हो गई। वो घर की सफाई सुथराई के लिए आई थी। मैंने बिल्किस का हाल अहवाल पूछा। वो मुस्कुराकर मेरे सवालों के जवाब देती रही। मुझे लगा वो खुद भी इस मौजू पर बात करना चाहती है। वो सुबह का वक्त था, घर में और कोई नहीं था। मैंने ताजो से कहा वो झाड़ू वगैरह रख कर मेरे पास बैठ जाए। वो बैठ गई। कहने लगी, जिन दिनों आप जेल में थे यहाँ बेगम जी के साथ आपके ब्याह की बातें होती रही हैं। आपको पता चला ही होगा। हाँ, कुछ कुछ पता चला है, मैंने कहा। बल्कि ये बातें अब भी हो रही हैं। अब तो आपको एक और सिफारिशी भी मिल गया है। वो शौक अंदाज में देख कर बोली। किसकी बात कर रही हो? आपको सुनकर बड़ी हैरानी होनी है। मैं हामिद की बात कर रही हूँ। हामिद की? मैं वाकई हैरान हुआ। हाँ जी, हामिद रौनक साहब के पास बहुत उठता बैठता है जी। रौनक साहब ने ही उसके दिमाग में ये बात डाली है कि अगर आप और बेगम जी का ब्याह हो जाए तो आप हमेशा राजवाल में ही रहेंगे और आपके यहाँ होने से हवेली के सारे मसले अपने आप हल होते रहेंगे। वैसे भी वो आपको बहुत पसंद करता है जी। जब मोखलों का शेर मारने के बाद आप जेल चले गए थे तो कई दिन तक उसने खाना नहीं खाया था। मैं और बेगम जी उसके तरले कर कर के हार गई थी। तुमने हामिद को सिफारिशी क्यों कहा है? क्या उसने बेगम बिल्किस से भी इस बारे में बात की है? आहो जी, ताजो मुस्कुराई। बेगम जी ने मुझे खुद बताया है। एक दिन उसे बहुत बुखार चढ़ा हुआ था, बेहोशी में बोल रहा था। बेगम जी से पूछने लगा, क्या आप और मास्टर चाचा का ब्याह नहीं हो सकता? क्या मास्टर चाचा हमारे साथ इस हवेली में नहीं रह सकते? बेगम जी इस बारे में किस तरह सोचती हैं? मैंने ताजो से पूछा। आप उनसे ही पूछ लें जी, मुझे तो कुछ नहीं पता। वो झुकी झुकी नज़र से बोली। लेकिन पूछूं किस तरह? वो तो सामने ही नहीं आती। अच्छा, मैं उनसे कहूँगी कि वो आपसे बम्बू काट पर बात करें। उसने इंटरकॉम को बड़ी रवानगी से बम्बू काट कहा था। सब ऐसा ही करते थे। अच्छा, मैं आज मुंशी मंजूर को किसी काम से भेज दूंगा। वो रात को 9 और 10 बजे के दरमियान घंटी दें। चलें ऐसा करें, फिर कल पर रख लें। आज बेगम जी के बड़े मामू उन्हें शब बारात देने के लिए आ रहे हैं। मेरे और ताजो के दरमियान तय हो गया और वो चली गई। पूरे घर की सफाई सुथराई हो चुकी थी। मैंने बेहतर समझा कि बेबे जी और आरफा हवेली के बजाय मेरे साथ उस कमरे में रहें। शाम तक वो दोनों आ गईं। समीना भी दिलजोई के लिए साथ आई। वो हर वक्त आरफा के 5-6 माह के बच्चे को अपने साथ चिमटाए रखती थी। पूरे घर में चहल पहल हो गई। रात को लालटेन की रोशनी में मैंने चारपाई पर बैठकर देर तक बेबे जी की टांगें दबाईं। अकेले कमरे में हम माँ बेटा दुख सुख करते रहे। वो मुझसे जेल में बीते हुए वक्त का अहवाल पूछती रही। मैं उनसे बाहर के हालात पूछता रहा। माँ फिर माँ होती है। वो 3-4 साल मुझसे नाराज़ रही थीं, लेकिन अब हर शिकवा भूल चुकी थीं। उन्होंने बार बार मुझे गले से लगाकर मेरा माथा चूमा। आखिर गुलूगीर आवाज़ में कहने लगी, खावर पुत्र, तुझे पता है यहाँ कुछ लोग तेरे और बिल्किस के ब्याह की बातें भी करते हैं। हाँ बेबे जी, कुछ कुछ पता है, मैंने सर झुकाकर कहा। वो एक लंबी सांस लेकर बोली, पुत्र, बंदा सोचता कुछ है और होता कुछ है। मैंने कभी तेरे लिए इस तरह नहीं सोचा था, मगर अब क्या कहूँ। ये दुख भी बर्दाश्त नहीं हो सकता कि तू सारी उम्र कुंवारा ही रहे। तू बिल्किस से ब्याह करना चाहता है। मुझे नहीं पता ये ब्याह हो सकता है या नहीं, पर मेरी तरफ से तुझे इजाज़त है। मैं तुझे बस खुश देखना चाहती हूँ। अगले रोज़ रात को इंटरकॉम पर बिल्किस से बात हुई। वही भूली बिसरी आवाज़ फिर कानों में पड़ी, जो हमेशा से मेरी रगों में एक मीठा मीठा दर्द जगाती रही थी। हेलो बिल्किस, क्या हाल है? मैंने पूछा। बस ठीक हूँ, और तुम? मैं भी बस ठीक हूँ, मैंने बस पर जोर देते हुए कहा। इतने में कहीं पास से हामिद की आवाज़ आई। वो लाडले अंदाज में माँ को पुकार रहा था। मैं अभी आई, बिल्किस ने कहा और रिसीवर रखकर चली गई। 2 मिनट बाद उसकी वापसी हुई। क्या बात थी? मैंने पूछा। कुछ नहीं, कह रहा था मुझे पगड़ी बांधना सिखाओ, लेकिन पगड़ी बांधनी तो उसे आती है। कह रहा था उस तरह बांधनी है जिस तरह लाठी की लड़ाई में बांधते हैं। अब हर बात में बड़ों की नकल करता है, और ख़ास तौर पर तुम्हारी। क्या मतलब?
मैं उसे देखती रहती हूँ। उसके उठने बैठने, चलने फिरने और बात करने में तुम्हारा रंग ढंग होता है। उसने तुम्हारा बड़ा असर लिया है। जब तुम जेल गए थे ये बहुत रोया था, बहुत याद करता है तुम्हें। और कौन कौन याद करता रहा है? मैंने उदास लहजे में पूछा। सभी करते रहे हैं, बिल्किस ने हौले से कहा। मुझे तो यकीन नहीं है। क्यों? अगर किसी ने याद किया होता तो फिर यूं दूर दूर ना रहता, कम से कम अपनी शक्ल तो दिखाता। मजबूरियों की एक ऊंची दीवार है। जो लोग कोशिश करते हैं उनके लिए दीवारें टूट जाती हैं, बल्कि पहाड़ भी अपनी जगह से सिरक जाते हैं। ये तो किताबों और कहानियों की बातें हैं। कहानियाँ भी तो इसी ज़िंदगी में से निकलती हैं। हम भी कोशिश करें तो अपनी ज़िंदगी के दुखों में से एक मुस्कुराती हुई कहानी निकाल सकते हैं। बिल्किस मेरी बात समझकर चंद लम्हों के लिए चुप हो गई, फिर गंभीर लहजे में कहा, शायद तुम ठीक कहते हो खावर, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है। और पता नहीं क्यों मैं खुद में किसी तरह की हिम्मत नहीं पाती। इसका मतलब है मोहब्बत में वो ताकत नहीं। मुझे पता था तुमने यही बात कहनी है, तो गलत कही है, बिल्कुल गलत। तुम्हें कुछ पता नहीं खावर। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोली, फिर चंद सेकंड के तवक्कुफ से कहा, तुम एक बार कह कर देखो, मैं सब कुछ छोड़कर कहीं चली जाऊंगी, हमेशा के लिए कहीं गुम हो जाऊंगी। तुमने पहले भी ये कहा था, लेकिन सब कुछ छोड़ देना आसान है, इस सब कुछ का सामना करना मुश्किल है, और यही असल मोहब्बत है। तुम मर्द हो खावर, मैं औरत हूँ, मुझे बहुत कुछ सोचना पड़ता है। मैं अब बिल्किस को बेतकल्लुफ़ी से तुम कहकर बुलाता था। मैंने कहा, बिल्किस, तुम जितना सोचोगी मजबूरियों की दीवार उतनी ही ऊंची होती जाएगी। अगर आगे बढ़ोगी तो सारी दीवारें रास्ता देंगी। मैं क्या करूँ खावर, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। वो नाक में गुनगुना कर बोली। जब वो इस तरह बोलती थी तो मेरे दिल को कुछ होने लगता था। ये उसकी खूबसूरत और बेसाख्ता अदाओं में से एक थी। मैंने ठंडी सांस भरते हुए कहा, तुमने सैमसन का नाम सुना हुआ है बिल्किस? नहीं। कौन थी? थी नहीं, था। पुराने ज़माने का एक मशहूर इस्राएली पहलवान। उसकी सारी ताकत उसके बालों में थी। मुझे लगता है मेरी सारी ताकत तुम्हारे प्यार में है। अगर ये प्यार मेरे पास ना रहा तो फिर कुछ भी ना रहेगा। मैं सच कहता हूँ बिल्किस, मुझे इस जागीर में से तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए, एक दिन का भी नहीं। मेरा पहला और आखिरी तमा तुम हो, सिर्फ तुम। खावर आखिर क्या है मुझ में? तुम्हें क्या नज़र आता है मुझ में? अपनी तारीफ़ें कराना चाहती हो? मैं इस पर महीनों और सालों तक बोल सकता हूँ। खावर, तुम ये सब कुछ दिल से निकाल क्यों नहीं देते? फिर पहले की तरह क्यों नहीं हो जाते? तुमने ही तो कहा हुआ है बिल्किस, अब वापसी मुमकिन नहीं। वो चुप हो गई और शायद लाजवाब। कुछ देर बाद उसने कहा, तुमसे बातों में जीतना बहुत मुश्किल है खावर। तुम जीतती नहीं हो और हार भी नहीं मानती। हार तो मानी हुई है, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आता खावर। मुझे लगता है कि मैं सबकी गुनाहगार हूँ, तुम्हारी, तुम्हारे घर वालों की, अपने घर वालों की, सबकी। हर कोई दिल ही दिल में मुझे बुरा कहता है। हम ये सारी ज़ुबानें बंद कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं ये तुम्हें भी पता है। मुझे नहीं लगता कि ये ज़ुबानें फिर भी बंद हो सकेंगी, और मुझे लगता है कि तुम कुछ चाहती ही नहीं हो। मेरे लहजे की शदीद उदासी को महसूस करके वो एकदम बोली, और मुझे लगता है कि तुम फिर नाराज़ होने की तरफ जा रहे हो। एकदम फ़ोन बंद कर दोगे और मैं यहाँ बैठकर रोती रहूँगी। तुम रोती भी हो? मैंने मसनूई ताज्जुब से कहा। अच्छा, अब किसी दिन तुम्हें रोकर दिखाऊंगी। वो फिर अदा से नाक में गुनगुनाई। मैंने एक आह भरी और गहरी संजीदगी से कहा, मेरे पास आ जाओ बिल्किस, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं हूँ। काफ़ी देर लाइन पर खामोशी रही, तब उसने कहा, अच्छा इस बारे में बात करेंगे। अब तो हामिद फिर आवाज़ें देने लगा है। हामिद की दूर उफ्तादा आवाज़ सुनाई दे रही थी, अम्मी अम्मी। अगले 3-4 दिन तक अजीब सूरत हाल रही। हवेली के अंदर मशवरे वगैरह चल रहे थे। शामपुर और नक्कोवाल के ज़िम्मेदारों का हवेली में फेरा रहा। उनमें वाली जी के करीबी रिश्तेदार भी शामिल थे। 1-2 बार मक्खनपुर का एक ज़मींदार भी दिखाई दिया, जो अपना सजा सजाया तांगा खुद चला कर आता था। इत्तफाकन रौनक अली किसी ज़रूरी काम से पसरूर रोड के कस्बे 17 में गया हुआ था। अगर वो यहाँ मौजूद होता तो मुझे अंदर की खबर मिलती रहती। एक रोज़ अपने नए ट्रैक्टर की खुशी में मिठाई खिलाने के बाद चौधरी नशात ने मुझसे ये बात भी कही कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। उसकी बात से मुझे शक गुजरा कि शायद हवेली में मेरी शादी की बात फिर गर्दिश कर रही है। ये चौथे 5वें दिन की बात है कि जब ताजों के ज़रिए बिल्किस ने मुझे हवेली में बुलवाया।
یہ دوپہر کا وقت تھا۔ دیہی علاقے کی چلچلاتی ہوئی ایک سنسان اور طویل دوپہر نے ہر شے کو اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ سورج آگ برسا رہا تھا۔ کھیت، کھلیان، کنویں، گھروندے اور راستے سب اپنی اپنی جگہوں پر خاموش پڑے تھے۔ بس کہیں کہیں درختوں کے نیچے لوگ چارپائیاں ڈالے اور دستی پنکھے جھلتے ہوئے اس نہ ختم ہونے والی دوپہر کو کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں حویلی میں پہنچا تو بلقیس نے مجھے بیٹھک میں ہی خوش آمدید کہا۔ آج میں نے بلقیس کو ایک طویل عرصے کے بعد دیکھا تھا۔ اس نے گرمیوں کا ہلکا پھلکا لباس پہن رکھا تھا۔ چہرے کی شادابی جوں کی توں تھی۔ کوکے کا لشکارہ بھی ویسا ہی تھا۔ گزرتا ہوا وقت اس پر بہت کم اثر چھوڑ رہا تھا۔ تاجو چاٹی کی لسی لے کر آئی۔ اس پر ہلکا ہلکا مکھن تیر رہا تھا اور اس کو ڈھیلے والے نمک سے نمکین کیا گیا تھا۔ حامد کو میری آمد نے نہال کر دیا۔ وہ مسلسل میرے ارد گرد گھوم رہا تھا۔ بلقیس نے میرا حال احوال پوچھا، پھر حامد سے مخاطب ہو کر کہا، اپنے ماسٹر چاچا سے پوچھو کیا کھاؤ گے؟ میں نے بھی مسکراتے لہجے میں کہا، کیا کھلاؤ گے؟ وہ سوالیہ نظروں سے ماں کو دیکھنے لگا۔ بلقیس نے کہا، ماسٹر چاچا کی پسندیدہ چیز ہے بھنڈی کا سالن اور تندور کی گرم روٹی، ساتھ میں آم کا اچار۔ نیکی اور پوچھ پوچھ، میں نے کہا۔ تھوڑی دیر میں کھانا آ گیا۔ میں اور حامد آمنے سامنے بیٹھ گئے اور کھانا کھایا۔ دیسی گھی میں بھنی ہوئی بھنڈی اور پیاز کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ بلقیس کے ہاتھ کا پکا ہوا سالن ہے۔ میں ایک دفعہ پہلے بھی اس کا لطف اٹھا چکا تھا۔ کھانے کے بعد کھیت سے تازہ توڑے ہوئے خربوزے آ گئے۔ بلقیس نے اپنے ہاتھ سے قاشیں کاٹ کر میرے سامنے رکھیں۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل میں کھٹکا سا پیدا ہو رہا تھا۔ میں جلد از جلد وہ اصل بات جاننا چاہتا تھا جس کے لیے مجھے یہاں بلایا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد بلقیس نے حامد کو باہر بھیج دیا۔ تاجو بھی دائیں بائیں ہو گئی۔ اب ہم دونوں بیٹھک میں اکیلے تھے۔ میں نے بلقیس کا چہرہ دیکھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور گہری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے لگا کہ کوکے کا لشکارہ ماند پڑتا جا رہا ہے۔ وہ شاید کوئی بوجھل اور بہت گمبھیر بات کہنے جا رہی تھی۔ آخر یہ بات اس کی زبان پر آ ہی گئی۔ اس نے کہا، خاور، پچھلے چند روز میں نے ایک عذاب میں گزارے ہیں۔ اتنی تکلیف سہی ہے کہ بتا نہیں سکتی۔ حویلی میں وہ بات ہوتی رہی ہے جو نہ ہی ہوتی تو اچھا تھا۔ کون سی بات؟ وہی جس کا ذکر تاجو نے بھی تم سے کیا تھا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے تھے کہ کسی طرح اس حویلی سے تمہارا رشتہ جڑ جائے۔ تم سمجھ رہے ہو نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ بلقیس شادی کی بات کر رہی تھی، میری اور اپنی شادی کی بات۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ وہی جو ہونا تھا، جس کے بارے میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ بلقیس کے لہجے میں دنیا جہان کا کرب سمٹ آیا۔ خاور، یہ نہ ہونے والی بات تھی۔ میں بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ دو چار لوگوں کی آواز پوری برادری کی آواز تو نہیں بن سکتی نا۔ بہت جھگڑے ہوئے ہیں۔ والی جی کے بھائیوں، میرے ماموں اور دوسرے رشتہ داروں میں سے کوئی اس کے حق میں نہیں تھا۔ مجھے تو یہاں تک سننا پڑا ہے کہ وہ کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ آواز اس کے گلے میں اٹک گئی۔ چند سیکنڈ بعد ہمت کر کے بولی، کچھ نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر میری شادی ہونی ہی ہے تو پھر اس بندے سے کیوں نہ کی جائے جو والی جی کے بعد اس جاگیر پر سب سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ مطلب چودھری عزیز؟ میں نے پوچھا۔ بلقیس نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کی جھکی ہوئی پلکوں سے دو ستارے ٹوٹ کر اس کی گود میں گر گئے۔ چودھری عزیز کا کیا رویہ تھا؟ میں نے پوچھا۔ اب ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں خاور، ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات اب ختم ہو چکی ہے، بالکل ختم ہو چکی ہے۔ ہم اس کو جتنی بار دہرائیں گے اتنی ہی تکلیف زیادہ اٹھائیں گے۔ آج میں نے تمہیں یہاں ایک اور وجہ سے بلایا ہے۔ بلقیس کے جاں گسل لہجے نے مجھے اندر سے کرچی کرچی کر دیا۔ مجھے لگا میرا جسم روح سے خالی ہو گیا ہے اور میں مٹی کا بت رہ گیا ہوں۔ کچھ دیر پہلے بڑی رغبت سے کھایا ہوا کھانا سینے میں ایک وزنی بوجھ کی طرح محسوس ہوا۔ وہ لمحے صدیوں پر بھاری تھے۔ میرے اندر کی کرچیوں کو میں نے بے حد مشکل سے جوڑا اور پوچھا، کیا کہنا چاہتی ہو بلقیس؟ اپنی آواز مجھے کسی گہرے کنویں سے آتی محسوس ہوئی۔ تم سے ایک وعدہ لینا ہے آج، وہ اشک بار لہجے میں بولی۔ تم نے ہمیشہ مجھ سے دور کرنے والے وعدے ہی لیے ہیں، کبھی کوئی قریب لانے والا وعدہ بھی لیا ہوتا؟ کبھی تو مجھے اس طرح بھی آزمایا ہوتا۔ میری آواز نادیدہ بوجھ سے ٹوٹ رہی تھی۔ ان لمحوں میں وہ بہت بے رحم دکھائی دے رہی تھی۔ سنی انسنی کرتے ہوئے بولی، خاور، زندگی میں پہلی اور آخری بار تم سے کچھ مانگ رہی ہوں، اور اس مان کے ساتھ مانگ رہی ہوں کہ تم انکار نہیں کرو گے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے مسلسل بہہ رہے تھے۔
یہ کیسی چلچلاتی دوپہر تھی جس میں برسات بھی ہو رہی تھی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، 2 درختوں کی جھلسی ہوئی چوٹیاں نظر آ رہی تھیں۔ کیکر، برگد، دریک اور سفیدہ، پتہ نہیں کون کون سے درخت تھے۔ گرما کی اس تپش دوپہر میں وہ بھی سر جھکائے خاموش کھڑے تھے۔ ان میں چھپے ہوئے پرندے نظر نہیں آتے تھے، مگر میں تصور کی نگاہ سے ان کے ہامتے ہوئے سینے اور پیاس سے کھلے ہوئے منہ دیکھ سکتا تھا۔ اور اس لشکتی جھلستی دوپہر میں وہ مجھ سے کچھ مانگ رہی تھی۔ اس نے عجیب التجا بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور بولی، خاور، والی جی نے تمہیں جاگیر کا محافظ بنایا تھا۔ آج اس جاگیر کو تمہاری جتنی ضرورت ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔